ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट कौन सा ग्रंथि कर रहे हैं? दूसरा पैराथायरॉयड ग्रंथि। ध्यान रहे कि अभी हम लोग सब अंतःस्रावी ग्रंथि ही पढ़ रहे हैं। एक अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड पढ़ लिए, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सीधे ग्रंथि पूछे तो यकृत, अंतःस्रावी बड़ी में अंतःस्रावी पूछ दे तो थायराइड मारना। पैराथायरॉयड ग्रंथि, देखो पैराथायरॉयड ग्रंथि हम लोग शुरू में क्यों नहीं पढ़ा है, इसका कारण समझो। थायराइड ग्रंथि पढ़ना ही पड़ेगा पैराथायरॉयड को समझने के लिए। ये क्या था? थायराइड ग्रंथि। अब सुनो, अब इसके अंदर क्या क्या था उस टाइप से उसको छोड़ो, क्योंकि हमको पैराथायरॉयड पढ़ना है। तो एक पटक कोशिका में देखो, ये ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 2 2 उधर भी 3, मतलब 2 उधर मिला के कितना हो गया टोटल? 4। कोई पूछे कि थायराइड के एक पटक कोशिका में कितना पैराथायरॉयड ग्रंथि? 2। अब दोनों मिला करके पूरा थायराइड ग्रंथि में कितना था? 4। यही 4 क्या होता है? पैरा। देखो ना, पैरा मतलब ऊपर होता है, पैरा मतलब ऊपर, थायराइड पैराथायरॉयड ग्रंथि यानी थायराइड के ऊपर पाया जाने वाला ग्रंथि। देखो थायराइड के एक पटक कोशिका के ऊपर है कि नहीं? 2, इसमें भी ऊपर होगा, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि। इसलिए हम लोग पहले थायराइड ग्रंथि पढ़े थे, तब समझ में आएगा पैराथायरॉयड ग्रंथि क्या है। समझ में आया? तब कोई पूछेगा पैराथायरॉयड ग्रंथि की संख्या कितना होता है? 4। थायराइड ग्रंथि के एक पटक कोशिका में कितना ग्रंथि होता है? 2, दोनों मिलाकर के 4। अब देखो, इसका खोज याद रखना, इस ग्रंथि का खोज कब और किसने किया, ये याद रख लेना। तो इसका आंसर होता है 1852 ईस्वी में रिचार्ड ओवेन ने किया था, जबकि थायराइड ग्रंथि 1656 ईस्वी में खोज हो गया था। इतना दिन के बाद पता चला कि एक और उसके अंदर ग्रंथि होता है। बताओ कितना समय लगा। समझ में आया? 1656 में थायराइड आविष्कार हो गया था ये पूरा, इसके अंदर 4 गो होता, ये नहीं पता चल रहा था। 1852 में आके पता चला, जो रिचार्ड ओवेन नाम का वैज्ञानिक ने खोज किया था। समझ में आया? इससे निकलने वाला हार्मोन को हम लोग देखो, खोज जरूर किया था रिचार्ड ओवेन ने, लेकिन इसका हार्मोन कैसे काम करता है, क्या करता है, सारे चीज को कौन बताया था? दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था कोलिप। क्या नाम था? कोलिप। तो उसी के सम्मान में बोल दिया गया कि इसी के हार्मोन को कोलिप हार्मोन बोल देंगे। क्यों? खोज किया था रिचार्ड ओवेन, मानते हैं, लेकिन उसके हार्मोन जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कैसे काम कर रहा है, उस चीज को बताया था कोलिप वैज्ञानिक ने, इसलिए उसके हार्मोन को ही कोलिप हार्मोन बोल दिया गया। समझ में आया? तो पैराथायरॉयड से निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? कोलिप हार्मोन। या अच्छे से बोलोगे तो पैराथायरॉयड हार्मोन बोल दो। समझ में आया? पैराथायरॉयड हार्मोन या कोलिप हार्मोन। कोलिप अगर बोलेंगे तो वो साइंटिस्ट को सम्मान दे रहे हैं उसके नाम पे, क्योंकि वही बताया था हार्मोन कौन सा निकलेगा, क्या काम है। जब पैराथायरॉयड ग्रंथि का हार्मोन तो पैराथायरॉयड हार्मोन। समझ में आया इतना? अब आगे देखते हैं इसका काम क्या है। समझ में आया? मिटा दे इतना, आगे देखो। देखो, सी सेल थायराइड का ग्रंथि, सी सेल स्टोमा में पाया जा रहा था, जो थायराइड के ग्रंथि में निकाल रहा था कैल्सीटोनिन, जो कैल्शियम को रक्त में घटा रहा था। कैल्सीटोनिन, टोनिन मतलब घटाना, कैल्शियम मतलब कैल्शियम। और यहाँ देखो, पैराथायरॉयड ग्रंथि का काम कुछ नहीं होता है, रक्त में कैल्शियम को वो घटा रहा था, तो ये बढ़ाएगा, बस इतना ही काम है। रक्त में कैल्शियम को बढ़ाएगा। तो फिर कैसे बढ़ेगा सोचेगा, तो मान लो ये क्या है, आदमी है, यहाँ पर आता है ग्रास नली, यहाँ पर क्या बनता है, अमाशय है। तो अमाशय के बाले में रक्त नली नहीं होगा, जहाँ कटता है खून निकलता है कि नहीं, तो हर जगह रक्त गुजर रहा है, हर जगह रक्त नली है। तो तुम मान लो कि डायरेक्ट कैल्शियम खाए हो, कैल्शियम यहाँ पे आकर रेस्ट करता है, 4 से 6 घंटा अमाशय में खाना रहता है, तो वहीं से कैल्शियम को खींच लेगा अपने। ये हार्मोन, अरे अंतःस्रावी से निकलता है हार्मोन। हार्मोन किससे गुजरता रहता है, रक्त नली से, क्योंकि उसके पास अपना नली नहीं होता है, तो रक्त जहाँ जहाँ घूम रहा होगा वहाँ हार्मोन हो सकता है। तो यहाँ मान लो इस अमाशय के झिल्ली में रक्त नली गुजर रहा है, उसमें मान लेते हैं कि थायराइड पैराथायरॉयड हार्मोन या कोलिप हार्मोन गुजर रहा है। तो ये देखेगा कैल्शियम को बढ़ाना चाहता है, किसमें, रक्त में, जहाँ कैल्शियम देखेगा पकड़ के खींच लेगा अपने रक्त नली में।
समझ में आया? आगे देखो, मान लेते एक नेफ्रॉन पढ़ना होता है 10वां में, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को भी पढ़ना है। यहाँ भी ट्यूब्यूल है, मान लो कि यहाँ पे भी क्या होगा, रक्त नली। यहाँ पे भी मान लो गलती से फिल्टर नहीं हुआ, ये मान लो जा रहा है कि अब पेशाब के जरिए कैल्शियम निकल जाएगा, निकलना नहीं चाहिए। यहाँ भी रक्त गुजर रहा है, यहाँ भी क्या होगा, रक्त में हार्मोन गुजरता है, पैराथायरॉयड अगर होगा कैल्शियम यहाँ देखते ही क्या करेगा, खींच लेगा कहाँ, अपने अंदर। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन अगर जहाँ होगा तो उसका काम क्या है, रक्त में कैल्शियम को खींच लो, जहाँ से दिख जाए खींच लेगा। अब सवाल उठता है कि अगर तुम कैल्शियम खा ही नहीं रहे हो तो तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम उसको कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि सबसे अच्छा ऑप्शन तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ हड्डी ही उसको दिख जाएगा। पूरा तो कैल्शियम का ही बना हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस का। तुम खा ही नहीं रहे हो कैल्शियम तो उसको दिखेगा नहीं। अब चाहता है कि हमारे पास कैल्शियम है ब्लड में, साथ में हमारे घूमे हैं, तो अब ये क्या करेगा, यही पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, कहीं भी इसके अगल बगल में रक्त नली होगा, अरे मांसपेशी तो होबे करेगा हड्डी के अगल बगल में, तो रक्त नली होगा, उसमें ये पैराथायरॉयड हार्मोन गुजर रहा होगा। कहीं से ना मिला कैल्शियम तो क्या करेगा, इसी में से तोड़ तोड़ के झाड़ने लगेगा। कैल्शियम कहाँ, रक्त नली के अंदर, जहाँ वो घूम रहा है रक्त नली में हार्मोन गुजरता है पैराथायरॉयड, कोई भी हार्मोन अंतःस्रावी का, तो कैल्शियम ना देखने पर लास्ट में तुम्हारा हड्डी से ही तोड़ने लगेगा कैल्शियम। तो क्या होगा, इससे हड्डी कमजोर पड़ने लगेगा। देखना कोई कोई वृद्धावस्था में आदमी का हड्डी ऊंचा नीचा होता है। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम का मात्रा अच्छे तरह से खा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बन रहा है, वो तो बन ही रहा है। अब चाहता है कि कैल्शियम ब्लड में आए, अब तुम खा ही नहीं रहे हो तो अमाशय में उसको कैल्शियम ना मिला। ये यूरिन के जरिए जो ट्यूब्यूल पढ़ते हैं नेफ्रॉन, वहाँ पर ना दिखा, खा ही नहीं रहे हो तो यहाँ तक आने तक तो दूर बात है, अवशोषण के बाद यहाँ आएगा, आ ही नहीं रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले से जो खा पी के हड्डी तुम बनाया हो, कैल्शियम स्टोर किए हो, वहाँ तो इसको देखेगा रही यहाँ तो भरा पड़ा है, चलो यहीं से झाड़ देते हैं। तो झाड़ना स्टार्ट तो देखो यहाँ पर इस टाइप से रुखरा टाइप से हड्डी होने लगेगा, तो ये हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए कहा जाता है कैल्शियम का मात्रा भी अच्छे मात्रा में खाना चाहिए। नहीं खाओगे तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन तो बन रहा है, कोलिफ हार्मोन, वो कैल्शियम लेना चाहता है ब्लड में, तो हड्डी से ही कैल्शियम झाड़ने लगेगा, कैल्शियम हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। अब ध्यान देना, पिछले क्लास में हम लोग थायराइड ग्रंथि का एक हार्मोन कैल्सिटोनिन बताए थे, जो कैल्शियम को घटा रहा था। तो घटाने से टिटेनी होता है। तो अगर मान लो कैल्शियम को घटाना चाह रहा था, साथ साथ ये भी तो क्या कह रहा है, ये बढ़ाना चाहता है, तो थोड़ा अगर घटाएगा तो थोड़ा बढ़ा देगा। अगर वो थोड़ा ज़्यादा घटाएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएगा तो थोड़ा ज़्यादा वो घटा देगा। तो देखो नियंत्रण भी हो रहा है कैल्शियम का और तालमेल बना हुआ दोनों में। अब कह रहे हैं कि पैराथायरॉयड ग्रंथि मान लो कि थोड़ा देर के लिए ख़राब हो गया, नहीं कैल्शियम को ले पा रहा है ब्लड में, तो ये नहीं ले पा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, तो घटाने वाला थोड़ी ना ख़राब हुआ है थायराइड ग्रंथि का कैल्सिटोनिन, वो थोड़ी ना ख़राब हुआ है सी सेल, तो लगातार घटाते रहेगा, हमेशा के लिए तुम्हारा झिनझिनी वाला प्रॉब्लम रह ही जाएगा, क्योंकि बढ़ाने वाला ही नहीं है जो ठीक कर सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए बोला जाता है एक अगर बढ़ा रहा है तो दूसरा घटाने वाला भी होना चाहिए, तो तालमेल बना रहना चाहिए, तब तो नियंत्रण समन्वय कर रहा है, नियंत्रण भी कर रहा है और तालमेल बना हुआ है आपस में कि कौन कितना घटाए तो कौन कितना बढ़ाएगा। समझ में आया? तो इसी को नियंत्रण भी कर रहा है कैल्शियम का, और तालमेल बना हुआ है दोनों में। जब तक तालमेल बना हुआ है तुम्हारा शरीर सही से चल रहा है, और ना तालमेल बना तो गड़बड़ आ जाएगा। एक गड़बड़ हुआ तो दूसरा जो काम है वो तो करते रहेगा। अगर घटाने वाला तो लगातार घटाया जा रहा है, हमेशा के लिए झुंझुनी लग जाएगा। लेकिन ये घटाने वाला है तो दूसरा बढ़ाने वाला भी सही है, तो ज़्यादा घटाएगा तो ज़्यादा बढ़ा देगा, और थोड़ा घटाएगा तो थोड़ा बढ़ा के नियंत्रण कर देगा। यानी दोनों में तालमेल का होना जरूरी है। तो अगर कोई पूछेगा कि कौन ऐसा हार्मोन के कमी से झुंझुनी होता है, कमी से पूछे तो पैराथायरॉयड हार्मोन, क्योंकि बढ़ा नहीं रहा है तो घट जाएगा। अगर कौन सा हार्मोन के बढ़ने से झुंझुनी होता है, तो जो घटाने वाला है वो बढ़ जाएगा तो ज़्यादा घटाएगा, तो कैल्सिटोनिन जो घटा रहा है तो उसके बढ़ने से, और जो बढ़ा रहा है हार्मोन उसका कम हो जाने से नहीं बढ़ा पाएगा तो घट जाएगा कैल्शियम, तो झुंझुनी होगा। तो एक लाइन कहीं लिख लो, कि कोलिफ हार्मोन या पैराथायरॉयड
हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फिर से लिखो, टिटेनी या बाघा लगना रक्त में कैल्शियम की कमी से होता है। देखो, रक्त में कैल्शियम की कमी से होता है, तो जो कमी करने वाला होगा हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा घटाएगा, तो उसके बढ़ने से हुआ ये बीमारी। कैल्सिटोनिन घटा रहा था, ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्मोन ज़्यादा घटाएगा, तो उसके बढ़ने से, कैल्सिटोनिन घटा रहा था तो उसके बढ़ने से ये बीमारी होगा। और जो हार्मोन बढ़ा रहा है, कोलिफ हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ाता है, तो इसके कम हो जाने से ये हार्मोन कम हो जाएगा, तो नहीं ज़्यादा बढ़ाएगा ही नहीं, तो फिर इसके कम हो जाने से ये बीमारी होगा। समझ में आया? यानी कोलिफ हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, इसी को कहते हैं कि कमी से बाघा या टिटेनी होता है। ये बात को समझो, जो हार्मोन घटा रहा था तो वो हार्मोन बढ़ेगा तो ज़्यादा घटाएगा, यानी उसके बढ़ने से झुनझुनी होगा। और जो हार्मोन बढ़ा ही रहा है कैल्शियम को और घटने से होता है झुनझुनी या बाघा, तो इसका मतलब बढ़ाने वाला ना कम हो जाए, तो बढ़ाने वाला कोलिफ हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, तो इसका कमी हो जाएगा तो ज़्यादा कैल्शियम नहीं बढ़ाएगा, तो टिटेनी या झुनझुनी कम ही होने से होता है। तो यानी पैराथायरॉयड की कमी से होता है, बाघा लगता है, और कैल्सिटोनिन जो घटा रहा है तो उसके बढ़ने से तो ज़्यादा घटाएगा, यानी टिटेनी उस समय भी हो सकता है। तो यानी दोनों का तालमेल होना चाहिए, थोड़ा बढ़ाए तो थोड़ा घटाए। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि समझ में आया? इतना ही इसका फंक्शन है, छोटा टॉपिक था। थायराइड ग्रंथि पढ़ लिया तो पैराथायरॉयड समझ में आ जाएगा। एक ही हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है, बस इतना ध्यान रखना। अगर कमी हो जाएगा तो नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाने से कैल्शियम कम हो जाएगा, तो टिटेनी तो कैल्शियम की कमी से ही होता है। समझ में आया? इतना बात समझ में आया? ठीक है, उतार लो। थैंक यू।